हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कोल्ड वॉर के सबसे इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। एज यू नो, अब की बार आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है और आपका एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जो 1 मार्क क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में हो या 1 वर्ड आंसर में हो, उनकी वेटेज सबसे ज़्यादा होगी। तो अब की बार हमारा फोकस एरिया कौन सा रहेगा? 1 मार्क क्वेश्चन। घुमा फिरा के इधर उधर से ऐसे ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि वो आसान तो होंगे बट स्टिल दे वुड बी ट्रिकी। तो ये मत सोचना मैं डरा रही हूँ, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन। यहाँ मैंने ढेरों 1 मार्क क्वेश्चंस लिखे हैं, ऑलमोस्ट पूरी बुक कवर हो गई है आपकी इन 1 मार्क क्वेश्चंस के ऊपर। तो इफ़ यू ट्रस्ट मी, आई एम सिमरन सहानी, यू नो मैंने पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रखी है। तो अगर मुझे ट्रस्ट करते हो, सिर्फ ये क्वेश्चन भी पढ़ लिए ना, तो तुम्हारी कोल्ड वॉर एरा के जो 1 मार्कर्स है उनको उठाने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मैंने बहुत बुक पढ़ी है, 85 बार मैंने कोल्ड वॉर वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है एंड मैंने सारे सैम्पल पेपर्स सर्च करे हैं जो अभी अभी आए हैं आपके। सेकेंडली आई हैव सीन ऑल द एग्जाम आइडिया, देख लो, एग्जाम्पलर देख लो, अरिहंत ओसवाल, हर एक बुक को मैंने चेक करके आपके ये प्रिसाइज कंटेंट निकाला है। इसको पढ़ लिया, बस बहुत है, फिर दोबारा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट करूँगी, वो भी आप एक बार ही रीड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से। तो सबसे पहले कुछ MCQ करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे, फिर फिलअप्स करेंगे। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो वो सब आप पढ़ सकते हो। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स दैट प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ, बिकॉज आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ इफ़ आई गेट द गुड रिस्पॉन्स। अगर मुझे इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा पॉलिटिकल साइंस की इस वीडियो के ऊपर, तो मैं आगे के सभी चैप्टर्स के ऐसे ही 1 मार्कर भी बनाऊंगी, मैप बेस्ड भी एंड कार्टून क्वेश्चन भी। तो इट्स अप टू यू कि अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं बनाऊंगी वीडियो, अदरवाइज मेरे को और भी अभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, दैट आर लेफ्ट, सो आई गो मूव टुवर्ड्स देम। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले MCQ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट MCQ स्टार्ट करते हैं अपना। द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961, 2 ऑप्शन गिवन है, बर्लिन वॉर कंस्ट्रक्ट हुई थी या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो वी ऑल नो इसका आंसर क्या है। बर्लिन वॉर कंस्ट्रक्ट हुई थी 1961 के अंदर और यहाँ से जो कोल्ड वॉर है उसके टेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट इज दैट वॉर्सो पैक्ट वॉज लेड बाय, बहुत ही ईजी हैगा, USA USSR, वी ऑल नो USSR। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। USA USSR डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व हुई थी, यानी कि डायरेक्टली वॉर हुआ था USA USSR के बीच में, या फिर इट वाज अ आइडियोलॉजिकल वॉर। तो वी ऑल नो दैट डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ था USA USSR के बीच में, बस अरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर थे। तो इसका सही आंसर क्या है कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। USA की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म, USSR की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म, और ये आपस में अपने अलाइज यानी कि अपने चमचे बना के आपस में लड़ते थे। कोरिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन और जापान। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया था ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये बुक में आपको ऐसा क्लियरली नहीं मिलेगा, बट इसका आंसर क्या है, कोरिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ जापान। और जब वो जापान की कॉलोनी नहीं रही थी तो फिर कोरिया डिवाइड हो गया था बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। आई थिंक है भी गिवन ये बुक में। राइवलरी बिटवीन USA एंड USSR आफ्टर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, वो क्या था? मतलब कि USA एंड USSR की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो दुश्मनी शुरू हुई उसको क्या बोला गया? कोल्ड वॉर या नॉन अलाइनमेंट? वेरी इजी, कोल्ड वॉर बोला गया। पर्सन अपोज टू नियो कलोनियलिज्म, नियो कलोनियलिज्म वही है यानी कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनका बहुत ज़्यादा जोर चलना पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो उसको अपोज किसने करा? क्रूशेव। क्रूशेव कौन था? हमारा सोवियत यूनियन का जनरल सेक्रेटरी जो थे, प्रेसिडेंट जो थे, या फिर वेम नकरमुआ ऑफ घाना। तो इसका सही आंसर है वेम नकरमुआ ऑफ घाना। इन्होंने आवाज़ उठाई थी, देखो ये नैम के मेंबर है और हर एक नैम के मेंबर ने अब कह सकते हो आवाज़ उठाई थी नियो कलोनियलिज्म के खिलाफ। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो यू विल राइट वेम नकरमुआ। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कौन थे प्रेसिडेंट? जॉन एफ कैनेडी या फिर क्लिंटन? तो वी ऑल नो जॉन एफ कैनेडी। नेक्स्ट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो 1914 to 18, बहुत आसान है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल ही टिप्स पे होनी चाहिए पॉलिटिकल स्टूडेंट्स के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइमलाइन। नेम एक्सेस पावर, 2 ऑप्शन गिवन है, जर्मनी, इटली, जापान एक्सेस पावर, या फिर USA USSR, ब्रिटेन, फ्रांस। तो कई बार अभी तो तुम्हें ये इजी भी लग रहा हो सकता है, बट एग्जाम के टाइम में व्हेन वी आर इन अ प्रेशर, तो अगर हमें ये चीज़ें क्लियर ना हो तो हम इन्हीं में परेशान हो जाते हैं। इंडिया साइन फ्रेंडशिप ट्रीटी विद USSR इन विच ईयर, कौन से ईयर में साइन हुई थी? अगस्त 1970, अगस्त 1971। तो इसका आंसर क्या है? अगस्त 1971। तो 10 MCQ करे हमने। अब डिफाइन बताती हूँ आपको, 3 ऐसी डेफिनेशन जिनके एग्जाम में आ सकती है। फर्स्ट है डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट क्या होता है? रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ डिसएस्टरस वेपन।
यानी कि डिसआर्मेंट करने का सोचा था यूएसए और यूएसएसआर ने। कब? जब ढेरों वेपन्स इन्होंने रख लिए ना, कौन से न्यूक्लियर वेपन्स, जिनसे बहुत नुकसान होता है। फिर सोचने लगे कि यार अब तो कुछ ज़्यादा ही भर लिएंगे, अब तो इन्हें कुछ कम करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए और हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो इन्होंने डिसआर्मेंट करना शुरू करा, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स इतने महंगे महंगे पैसे खर्च करके बनाए थे उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी? डिफाइन किया थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड कौन सा है? बहुत आसान है, मेंबर कंट्रीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट आर रेफर टू एज थर्ड वर्ल्ड, यानी कि तो इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड में आता था। जो भी हमारे नॉन अलाइनमेंट की कंट्रीज थी वो थर्ड वर्ल्ड में आती है। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब क्या है? हमने पढ़ा था द नैम मतलब ना ही न्यूट्रल होना है और ना ही आइसोलेट होना है। तो न्यूट्रलिटी का मतलब होता है प्रिंसिपल और अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द वॉर, यानी कि अगर कोई कंट्री न्यूट्रलिटी को फॉलो करे तो वो किसी भी तरीके के वॉर में हिस्सा नहीं लेती है। तो ये 3 डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब मैं आपको कराऊंगी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। देखो मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में लिखे हैं, ये आपको वन वर्ड फॉर्म में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये वन वर्ड है, 1 मार्क क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल ध्यान से लर्न कर लेना आप लोग। लर्न के आप वीडियो देख के आपको आराम से ये माइंड में बैठ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्दर ऑन मैंने पेस्ट करे उनको भी एक बार तुम रीड कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय कोल्ड वॉर? ये कई बार आपके एग्जाम में आता ही आता है और इसका बहुत प्रिसाइज सा आंसर लिखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पर पूरी डेफिनेशन लेके। यू कैन जस्ट मेंशन सीरीज ऑफ टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, यानी कि जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्रंटेशन हुई थी, जो टेंशन हुई थी और उनके अलाइज के बीच में, उनके चमचों के बीच में, इट इज़ नोन एज द कोल्ड वॉर। इट नेवर एस्केलेटेड इनटू अ फुल फ्लेज्ड वॉर, ये कभी भी एक फुल वॉर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। इट रिमेन्ड अ कोल्ड वॉर एंड ये कभी भी हॉट वॉर या फिर शूटिंग वॉर नहीं बना। तो वी ऑल नो कोल्ड वॉर क्या था। नेक्स्ट इज द फर्स्ट कंट्री टू बी डिवाइडेड बाय 2 सुपर पावर बिटवीन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, दैट इज जर्मनी। वही हमने पढ़ा जब जर्मनी में वॉल बन गई थी, एक ईस्ट जर्मनी और एक वेस्ट जर्मनी बन गया था। व्हाट स्टॉप 2 सुपर पावर्स टू गो फुल फ्लेज्ड वॉर? अब क्या चीज़ थी जिसने स्टॉप करा था सुपर पावर्स को फुल फ्लेज्ड वॉर में जाने से? ऐसा क्या था कि वो वॉर नहीं कर रहे थे, बजाते एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स? तो द रीजन वॉज द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अब लॉजिक ऑफ डेटरेंस वी ऑल ने एक बार रिवाइज करा, तो क्या होता है जब इक्वली थ्रेट होता है दोनों ही कंट्रीज़ को, कि हमें पता है कि अगर हम वॉर कर भी लेंगे तो कोई विक्ट्री किसी की भी नहीं होगी, दोनों ही साइड को इक्वल नुकसान होगा, इसलिए लॉजिक ऑफ डेटरेंस का रिलेशनशिप था। और हमारा फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हुआ, छोटे छोटे वॉर हुए थे। कहाँ पे? अलाइज की जगह पे, जैसे कि कोरियन वॉर हुआ, हमारा कॉन्गो वॉर हुआ, बर्लिन वॉर हुआ। तो ये सब जो वॉर्स थे ये अरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर में आते हैं। कोल्ड वॉर में कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, देयर वर ओनली अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस की वजह से था। क्यों? क्योंकि अब यूएसए एंड यूएसएसआर आपस में बम फोड़ देते तो इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता कि कोई, आप कह सकते हो, कोई बचता ही ना, पूरे के पूरी ये दोनों कंट्रीज़ ही ख़त्म हो जाती, इसलिए इन्हें पता था और ये फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ नहीं गए। फोर्थ क्वेश्चन इज मिलिट्री अलायंस फॉर्म बाय वेस्टर्न ब्लॉक, वी ऑल नो नेटो। इसकी डेट भी लर्न कर लेना, टाइमलाइन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फर्स्ट नैम समिट वाज अटेंडेड बाय डैश मेंबर स्टेट्स, 25 मेंबर स्टेट्स ने करी थी। चाइना एंड यूएसएसआर वॉर हैपेंड इन द ईयर, ये आई डोंट थिंक सो तुमने कभी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, बट इसके चांसेस हैं आने के। 1969 में इनका एक ब्रीफ वॉर हुआ था ओवर अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, तो याद रखने ला इसको। 2 आइडियोलॉजी इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। Name 4 founder members of NAM. Name 4 founder members of NAM. कौन कौन है आपके? 5 भी लिख सकते हो आप, जैसे कि अगर 5 होगा तो नेम 4 फाउंडर मेंबर्स ऑफ नाम। कई बार 2 या 5 कितने भी लिखने को आ सकते हैं, तो आपको सारे लर्न करने हैं। तो 4 मैंने लिखे नेहरू, सुकर्मो, जोसेफ ब्रूस टिटो, वेब नकरमुआ, कोई भी आप लिख सकते हो 5 में से। नेम लीडर हु मेड एफर्ट्स फॉर एफ्रो एशियन यूनिटी, डीकोलोनलाइजेशन और डिसआर्मेंट। तो कौन से लीडर थे? वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने एफ्रो एशियन यूनिटी, डीकोलोनलाइजेशन को बढ़ावा दिया और डिसआर्मेंट को उन्होंने बढ़ावा दिया था। ईयर सोवियत यूनियन इंटरवेंड हंगरी। अब सोचोगे ये कहाँ से ढूंढ के लाई हूँ मैं, तो आंसर है इसका 1956। देखो वो एक येलो कलर का बॉक्स दे रखा है आपकी बुक में से, उसको इतना डीप होके मत पढ़ना कि सबको रट्टा मारना है तुम्हें, बट स्टिल एक बार उसको देख ज़रूर देना। येलो कलर का बॉक्स है, उस पर टाइमलाइंस दे रखी हैं, उसी में से मैंने ये क्वेश्चन भी निकाला है। सो जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि देखो वैसे मैं नहीं कहती वो पढ़ने को, वो वाला जो पेज है, बट अब की बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो व्हाई नॉट गो थ्रू इट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, तो आई हैव इंक्लूडेड इट।
द आइडिया ऑफ NIEO यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वॉज ओरिजिनेटेड इन UCTAD इन 1972 इन अ रिपोर्ट नेम्ड, देखो कई बार ये रिपोर्ट का नेम लिखने को आया हुआ है, तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट थी, कभी कभी आपको NIEO की फुल फॉर्म भी लिखने को आ सकती है, कभी ये भी आ सकता है कि ये जो मीटिंग हुई थी ये कौन सी ईयर में हुई थी, तो ये 1972 में हुई थी। किसने ओरिजिनेट करी थी ये रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट का नाम दिया हुआ आ गया ये टुवर्ड्स ट्रेड एंड डेवलपमेंट और ये लिखा कि किसने दी थी, तो विल से UNCTAD ने दी थी। और अगर आ गया कि कौन सा आइडिया ओरिजिनेट हुआ था, तो देन यू विल राइट NIEO। तो ये जो पूरा 11th वाला फिलअप है ना, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकते हैं। नाउ 14th NAM समिट वॉज हेल्ड इन द ईयर, फर्स्ट NAM की समिट तो हम सबको पता है बेलग्राडे में हुई थी, बट 14th समिट कहाँ हुई थी, बुक में गिवन है, अगर पता है तो सोच लो अपने दिमाग में आंसर, कब हुई थी, हवाना में हुई थी इन 2006। हवाना वो सॉन्ग भी है ना हमारा, वही वाला हवाना, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इज NAM न्यूट्रल, तो आपको इसमें लिखना है फॉल्स, NAM न्यूट्रल नहीं है। NAM की जितनी भी कंट्रीज थी वो आपस में वॉर करती रहती थी, जैसे इंडिया का पाकिस्तान से वॉर हुआ था, बट उस समय पे हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो कर रहे थे, तो NAM न्यूट्रल नहीं है ना ही। नाउ 14 क्वेश्चन, मिलिट्री अलायंस ऑफ ईस्टर्न ब्लॉक व्हाट्स अबाउट। अब तुम्हें लग रहा होगा ये क्या छोटे मोटे क्वेश्चन लिख दिया इन्होंने बोर्ड पे, बट इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है। कई बार जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ईस्टर्न को वेस्टर्न पढ़ लेते हैं, वेस्टर्न को ईस्टर्न, तो बहुत ध्यान से पेपर सॉल्व करते हुए आपको देखना है ईस्टर्न लिखा है तो वार्सो पैक्ट एंड वेस्टर्न लिखा है तो नेटो, और दोनों की डेट भी आपको लर्न करके रखनी है। 15 क्वेश्चन पे आ गया, हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर, व्हाट वाज द हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर, क्या था बताओ मुझे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। उस समय पे ऐसा लगने लगा था कि भैया अब ये दोनों आपस में बम फोड़ के थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर देंगे। तो विद दिस आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलो, 1 मार्कर्स बोलो, बहुत सारे कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी डाले हैं, तो आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। सो बस इनको अच्छे से कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेना। सेकेंडली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोल्ड वॉर एरा चैप्टर के फुल नोट्स डाले हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करे हैं, बहुत मटेरियल है इंस्टाग्राम पे। अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो इंस्टाग्राम पे मैंने टेस्ट भी लिया हुआ है इसका, और भी इतने सारे नोट्स डाले हुए, यू कैन गो एंड टेक इट। अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गिवन है उसी से अपना काम चला लो। थर्ड चीज़ इज़ दैट प्लेलिस्ट गिवन होगी अब इसकी पॉलिटिकल साइंस बाय सिमरन सहानी की, उसमें मैं सारे के सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, हर एक आप कह सकते हो 1 मार्कर हो गया, मैप हो गया, कार्टून बेस्ड हो गया, वो उसी प्लेलिस्ट में डलेगा। सो कीप अपडेटेड विद दैट प्लेलिस्ट। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो अब मेरे चैनल की, मैं रोज़ वीडियो डालूंगी तो तुम्हें पता चल जाए। और अगर हिस्ट्री पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप पढ़ना अब अपना स्टार्ट कर दो अच्छे से। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स। अब इसकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ऐसी नहीं है कि लॉन्ग करना ही नहीं है, मैंने कह दिया कि शॉर्ट ज़्यादा आएंगे तो जो हमारे 3 मार्कर्स होते हैं और जो 6 मार्कर्स होते हैं उसकी वीडियो अलग आएगी, मैप की वीडियो अलग आएगी, कार्टून की वीडियो अलग आएगी। तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू, just start preparing all your syllabus. So best of luck, bye bye and take care.